कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन पार्ट 3। ओके, तीसरा लेक्चर है शुगर केन पे आज। तो सबसे पहले तो हम मेथड्स ऑफ प्लांटिंग पढ़ेंगे। बाकी क्रॉप्स में हमने सोइंग मेथड पढ़े थे, है ना। सोइंग मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं बाकी क्रॉप्स में। तो इसमें जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो सोइंग के अलग अलग मेथड्स थे, उनमें से एक प्लांटिंग का मेथड भी था। ओके, तो इस क्रॉप में, शुगर केन की क्रॉप में, यही जो है प्लांटिंग मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं। प्लांटिंग मेथड से ही हम लोग क्रॉप को जो है शुगर केन की को वो ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो कौन कौन से मेथड्स हैं वो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट जो प्लांटिंग मेथड है वो है प्लांटिंग इन फ्लैट सीड्स। जो फ्लैट बेड्स होते हैं, ओके, जिसमें कोई हम लोग रिज नहीं बनाते, कोई फरो नहीं बनाते, जो प्लेन होते हैं बिल्कुल। ओके, उन बेड्स पर कैसे प्लांटिंग करते हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर मेथड इन नॉर्थ इन इंडिया एंड इन सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। नॉर्थ इंडिया में ये बहुत पॉपुलर मेथड है, और महाराष्ट्र के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये फॉलो, कुछ स्टेट्स में ये फॉलो किया जाता है। शैलो फरोज ऑफ 8 to 10 सेंटीमीटर डीप आर मेड। जो 8 से लेके 10 सेंटीमीटर डीप थोड़ी सी जो फरोज बनाई जाती हैं, ज़्यादा डीपली इनको नहीं डिग किया जाता। ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू रोज शुड बी केप्ट 75 to 90 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस होता है, जहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, जो डिस्टेंस होता है, जो जहाँ पे हमने ये प्लेस किए हुए हैं अपने सेट्स, जो सीड्स होते हैं, ओके, इनको सेट बोला जाता है शुगर केन में। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, ये कितना होता है, 75 से लेके 90 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ओके, जनरली 3 bud sets are used to plant in the end-to-end planting system। इसमें जो 3 bud सेट होता है, एक सेट के अंदर जो 3 बर्ड्स होनी चाहिए, ओके, उसको हम बोलते हैं 3 bud सेट। ओके, तो उस 3 bud सेट का ही इसमें जो है यूज किया जाता है। ओके, द फरो इज कवर्ड बाय 5 to 7 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल एंड फील्ड इज लेवर्ड बाय प्लैंकिंग। उसके बाद जब हमने प्लेस कर देते हैं, जो सेट होते हैं ना, जहाँ पे देख सकते हो, जो सेट होते हैं ना, जो पार्ट होता है शुगर केन का एक पार्ट, तो एक एक करके, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक हम लोग इनको रखते हैं। ओके, प्लेस कर देते हैं, और बाद में क्या करते हैं, जो 5 से लेके 7 सेंटीमीटर जो सॉइल है उससे कवर कर देते हैं। मतलब जो इसकी डेप्थ होगी, सोइंग की डेप्थ 5 सेंटीमीटर से लेके 7 सेंटीमीटर तक डेप्थ होगी इसकी। ओके, तो इसको हम बोलते हैं प्लांटिंग इन फ्लैट बेड्स। ओके, फ्लैट बेड्स में हम लोग जब प्लांटिंग करते हैं। ओके, ये सिंपलेस्ट मेथड है। नेक्स्ट इज जो सेकंड मेथड है, रिज एंड फरो मेथड। लास्ट क्लास में कई स्टूडेंट्स ने ये पूछा था, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि रिज एंड फरो मेथड, ये मेथड कौन सा होता है। द मेथड इज अडॉप्टेड इन एरियाज विद मॉडरेट रेनफॉल बट हैव ड्रेनेज प्रॉब्लम। ये जो मेथड है, ये किस एरिया में अडॉप्ट किया जाता है, जहाँ पे रेनफॉल तो अच्छी है, लेकिन जो रेनफॉल की वजह से वहाँ पे जो वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, उस वाटर को निकालने में जहाँ पे प्रॉब्लम होती है, उस एरिया में ये वाला मेथड जो है ये यूज़ किया जाता है। इस मेथड से फरो एंड जो रिज मेथड है, रिज एंड फरो मेथड है, ये मेथड यूज़ किया जाता है जहाँ पे रेनफॉल अच्छी होती है, लेकिन वहाँ का जो पानी है उसको निकालने के संसाधन इतने ज़्यादा नहीं होते। ओके, डीप फरोज आर ओपनड इन वी शेप 10 to 15 सेंटीमीटर डीप इन नॉर्थ इंडिया एंड 20 सेंटीमीटर डीप इन साउथ इंडिया। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, इस तरीके से
जो रिज एंड फरो मेथड यूज किया जाता है। सबसे पहले जो फील्ड है उसको उसमें हम लोग फरोज बनाएंगे। ओके, फरोज के ऊपर वाले पोर्शन को हम रिज बोलते हैं, नीचे वाले को फरो बोलते हैं, है ना। जो ऊपर वाला यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, ऊपर वाले पोर्शन को रिज बोला जाता है। और जहाँ पे पानी रुकने का जगह होती है, ओके, वहाँ उस जो प्लेस है उस प्लेस को फरो बोला जाता है। ओके, तो वी शेप कट में जो वी शेप होती है ना, उस शेप में हम अपने फील्ड को प्रिपेयर करेंगे। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो हैं उनमें जो डेप्थ होगी वो 10 से लेके 15 सेंटीमीटर तक वेरी करती है। लेकिन साउथ इंडिया जो है उसमें जो डेप्थ है हम ज़्यादा रखेंगे, 20 सेंटीमीटर तक। ओके, इट इज आल्सो प्रैक्टिस्ड इन ईस्टर्न यूपी, इन पेनिसुलर इंडिया, पर्टिकुलर इन हैवी सॉइल। जो हैवी सॉइल्स होती है ना, उसमें ये वाला मेथड जो है वो ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि हैवी सॉइल में जो ड्रेनेज प्रॉब्लम है वो काफ़ी होती है। तो हैवी सॉइल में ये वाला मेथड ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, जहाँ भी ड्रेनेज प्रॉब्लम ज़्यादा होगी और वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे हम लोग इस मेथड को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज ट्रेंच मेथड, इसको जावा मेथड भी बोला जाता है। थर्ड हमारे पास है ट्रेंच और जावा मेथड। ओके, इन सम एरियाज वेयर द क्रॉप ग्रोज वेरी वेल tall and the strong winds during rainy season cause lodging of the cane. Okay, trench method is adopted to save the crop from the lodging. कई कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पे जो विंड वेलोसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। ओके, ज्यादा विंड वेलोसिटी के कारण जो हमारा क्रॉप है, प्लांट है शुगर केन का, वो हैवी होने के कारण उसमें है थोड़ा सा जूस कंटेंट ज्यादा होता है। बाकी क्रॉप्स प्लांट के कंपैरेटिव शुगर केन प्लांट जो है हैवी होता है, वेट उसका ज्यादा होता है। ओके, तो जब तेज हवाएं चलती हैं तो उसके कारण जो प्लांट हैं वो जमीन पर गिर जाते हैं। ओके, तो जो कॉस्टली एरियाज होते हैं, जो समुद्र के पास के एरियाज हैं या हिली एरियाज हैं जहाँ पे विंड स्पीड नॉर्मल विंड स्पीड से ज्यादा होती है, तो उस विंड हाई स्पीड विंड से क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे जो लॉजिंग की प्रॉब्लम है वो ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो उस केस में जहाँ पे विंड स्पीड के कारण जो क्रॉप है वो डैमेज होती रहती है, तो उस एरिया में हम ये मेथड जो है वो अडॉप्ट करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं। ट्रेंच मेथड वैसे होता क्या है, ट्रेंच मेथड और जावा मेथड में जब हम सोइंग करते हैं तो जो सॉइल है उसके सरफेस पे नहीं करते। ओके, पहले हम ट्रेंच बनाएंगे जिसकी कुछ डेप्थ होती है। ओके, तो जिससे कि जो हम क्रॉप लगाएंगे वो जमीन के अंदर होगी। ओके, एज कंपेयर जो सरफेस होगा उस सरफेस पे क्रॉप नहीं लगाएंगे, बल्कि हम थोड़ा सा जैसे गड्ढा बनाते हैं तो उस गड्ढे की जो डेप्थ होगी वो ज्यादा होगी। ओके, trenches at a distance of 75 to 9 centimeter 90 centimeter are dug with the help of rigger or by manual labor। जो ट्रेंचेस होती हैं ना, वो ट्रेंचेस बनाई जाती हैं जिनमें कि डिस्टेंस जो है 75 सेंटीमीटर से लेके 90 सेंटीमीटर तक होता है। ये हम लोग ट्रैक्टर ड्रॉन इम्प्लीमेंट से भी बना सकते हैं या मैनुअली लेबर की हेल्प से भी इसको बनाया जा सकता है। ओके, ट्रेंचेस शुड बी 20 टू 25 सेंटीमीटर डीप। जो ट्रेंचेस होती है ना, इनकी डेप्थ 20 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर तक होती है। तो जिससे कि क्रॉप जो है हमारी वो सरफेस के ऊपर नहीं सो करेंगे, बल्कि जो थोड़ी सी 20 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर तक जमीन के नीचे सो करेंगे, ताकि जब तक सरफेस के ऊपर क्रॉप आए हमारी तब तक वो अच्छी से अपने आप को होल्ड कर ले, अच्छा सा अपने आप को स्टेब्लिश कर रही। दी सेट्स आर प्लांटेड एंड टू एंड इन ट्रेंचेस। और जो हमारे सीड्स हैं जिनको सेट बोला जाता है ना, तो सेट्स एक एक करके हम लोग इन ट्रेंचेस में सो करेंगे।
ताकि जो हमारी क्रॉप है उसको हाई विंड वेलोसिटी से बचाया जा सके। ओके, ये मेथड, इसको हम बोलते हैं ट्रेंच मेथड और जावा मेथड। ओके, कोस्टल एरिया जहाँ पे विंड स्पीड के कारण, विंड वेलोसिटी के कारण जो हमारी क्रॉप है वो इफेक्ट होती है, खराब होती है क्रॉप, ओके, डैमेज हो सकती है, तो उस एरिया में हम जो ट्रेंच मेथड और जावा मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मेथड है हमारा रेंगन मेथड। ओके, रेंगन मेथड में क्या होता है, ये जो मेथड है इट इज इंडोनेशियन टर्म मीनिंग अ डेवलप्ड केन शूट विद सिंगल स्प्रोटेड बर्ड। ये जो वर्ड है रेंगन, ये इंडोनेशियन वर्ड है, जिससे कि एक स्प्रोट बर्ड से हम लोग अपना जो शुगर केन का प्लांट है वो प्रिपेयर करते हैं। स्पेशली शुगर केन का नहीं, मतलब ये रेंगन एक वर्ड है जिसको यूज किया जाता है कि जब एक छोटी सी बड से पूरा प्लांट बन जाता है, स्प्राउटेड बड से, तो उसको रेंगन बोला जाता है, इसलिए इसको रेंगन मेथड बोला जाता है। ओके, अ पोर्शन ऑफ फील्ड इज सिलेक्टेड फॉर रेंगन प्रोडक्शन इज लेफ्ट एट हार्वेस्टिंग टाइम। रेंगन मेथड में क्या होता है कि जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि एक प्लांट से छोटे छोटे जो उसकी स्टेम होती है ना, तो स्टेम से छोटे छोटे प्लांट स्प्राउट होते रहते हैं, है ना। यहाँ पे देख सकते हो एक मेन स्टेम है और वहां से छोटे छोटे जो नए प्लांट हैं वो उगना स्टार्ट हो रखे हैं, है ना। तो इन नए प्लांट से जब हम अपना नया प्लांट बनाएंगे इन प्लांट्स से, तो उसको हम क्या, कौन सा मेथड बोलते हैं, रेंगन मेथड बोलते हैं। द टॉप ऑफ द केन इज कट ऑफ विच रिजल्ट ऑक्सिलरी बर्ड्स बिगिन टू स्प्राउट। इसमें क्या होता है कि जो टॉप होता है, टॉप पोर्शन होता है ना, जो टॉप होता है क्रॉप का या प्लांट का, उसको कट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि कई सारी जो नई ब्रांचेस हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, हार्वेस्टिंग के टाइम कुछ एरिया जो है फील्ड का उसको छोड़ दिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग न्यू सीड्स, मींस नए सेट या नए सीड्स को डेवलप करने के लिए कुछ एरिया जो है हार्वेस्टिंग का छोड़ दिया जाता है, उसको हार्वेस्ट नहीं किया जाता। ओके, उसके ऊपर कट लगा देते हैं, मतलब भी ऊपर वो की और प्लांट जो है ग्रो ना करे। जब ऊपर कट लगा देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, नई नई ब्रांचेस, काफी ब्रांचेस जो है वो डेवलप हो जाती हैं। ओके, और उनसे जो है नया प्लांट्स बनाए जाते हैं। For quick and effective sprouting, fertilizer, especially nitrogen, in heavy dose and applied field should be irrigated। जो नए प्लांट्स बनाने के लिए जो स्प्राउटिंग बर्ड्स हैं उनकी नंबर ऑफ बर्ड्स को इंक्रीज करने के लिए हैवी डोज जो है नाइट्रोजन की अप्लाई की जाती है, क्योंकि ये सभी को पता ही होगा, पता होना चाहिए भी कि जो नाइट्रोजन है वो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितना ज्यादा हम लोग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को अप्लाई करते हैं, जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है प्लांट की, ओके, नंबर ऑफ लीव्स, जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो ज्यादा होती है। ओके, तो इस केस में हमें वेजिटेटिव ग्रोथ जो है स्प्राउटिंग बर्ड्स की वो चाहिए। ओके, तो इसलिए जो हैवी डोज अप्लाई की जाती है नाइट्रोजन की, और उसके साथ साथ जो फील्ड है हमारा, उसमें जो इरिगेशन फैसिलिटी है उसको भी इंक्रीज किया जाता है, वाटर अवेलेबिलिटी जो है उसको भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो स्प्राउटिंग है वो अच्छे से हो सके। आफ्टर 3 or 4 weeks, sprouted birds are separated in single bird set and transplanted on ridges। जो 3 और 4 वीक्स के बाद जो स्प्राउटेड बर्ड्स होती हैं उनको अलग कर लिया जाता है और सिंगल बर्ड सेट में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है दूसरे फील्ड में, रिजेस के ऊपर। ओके, इट इज costly, hence not commonly adopted in India, however is usually used for filling gap। ये वाला जो मेथड है ये एज कंपेयर टू जो बाकी के हमने 3 मेथड पढ़े हैं या आगे वाले कुछ और मेथड्स भी हैं, तो उनके कंपैरेटिव ये वाला मेथड जो है थोड़ा कॉस्टली है। ओके,
तो इसलिए इस मेथड को इंडिया में ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। अगर कहीं किया जाता है तो गैप को फिल करने के लिए किया जाता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ जैसे हमने प्लांट के लिए जैसे स्विंग करते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो 100% होती है। ऐसा होता है कई सीड्स जो हैं वो ग्रो करते हैं ज़्यादातर, लेकिन कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो ग्रो नहीं करते। तो वहाँ पे जो एरिया होता है ना, वहाँ ब्लैंक पड़ा रहता है, जो एरिया है वहाँ कवर नहीं होता। तो उस एरिया को कवर करने के लिए इस मेथड का जो यूज़ है, वो किया जाता है। ओके? तो जो एक कॉस्टली मेथड होता है, इसलिए इंडिया में ये मेथड जो है, वो ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। इंडोनेशिया में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो मेथड है, वो है डिस्टेंट प्लांटिंग मेथड। डिस्टेंट प्लांटिंग मेथड मतलब जैसा कि नेम से पता चल रहा है कि डिस्टेंट मतलब जो डिस्टेंस है, ओके? मतलब एक जगह सोइंग करेंगे या एक जगह प्लांटिंग करेंगे और दूसरी जगह जो है उसको ट्रांसप्लांट करेंगे। इट वाज़ डेवलप्ड एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च IISR लखनऊ में इसको डेवलप किया गया था। ये मेथड व सिंगल बड सेट्स आर प्लांटेड इन नर्सरी एट द रेट 20 क्विंटल पर हेक्टेयर और 18,000 सेट्स पर हेक्टेयर। इसमें क्या होता है कि जो सिंगल बड सेट होते हैं, सिंगल बड सेट मतलब जिसमें से एक प्लांट निकलेगा, ऐसी बड जो कि एक प्लांट में कन्वर्ट होगी, एक प्लांट जिससे ग्रो करेगा, ऐसे प्लांट्स को, ऐसी बर्ड्स को नर्सरी में प्लांट किया जाता है। और उनकी जो रेट है, जो रेट ऑफ बर्ड्स होता है एट द रेट 20 क्विंटल, 1 हेक्टेयर में 20 क्विंटल, या नंबर ऑफ बर्ड्स की अगर बात करें तो 18,000 सेट्स पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में 18,000 सेट्स जो है वो हम लगाएँगे और बाद में उस नर्सरी को जैसा कि राइस के केस में करते हैं कि थोड़े से जगह में हम लोग नर्सरी प्रिपेयर करते हैं और बाद में जो प्लांट्स हैं, जो सीडलिंग्स हैं, उनको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इसमें भी पहले हम लोग नर्सरी प्रिपेयर करेंगे और बाद में लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रीन पे आप लोगों के साथ विज़िबल है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारी नर्सरी प्रिपेयर हो रही है और राइट हैंड साइड में जो है, वो मेन फील्ड है हमारा, वहाँ पे ट्रांसप्लांट करेंगे। ओके? After 45 to 60 days, single bud sets are planted in main field at a distance of at a spacing of 90 सेंटीमीटर टू इंटू 50 सेंटीमीटर। 45 से लेके 60 डेज तक जो नर्सरी होती है वो प्रिपेयर हो जाती है। ओके, सीडलिंग्स बन जाते हैं बर्ड से। उसके बाद जो क्रॉप है, उसके बाद सीडलिंग्स को मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। जो स्पेसिंग होती है 90 सेंटीमीटर और इंटू 50 सेंटीमीटर की स्पेसिंग जो है इसमें रखी जाती है। ओके, जो ये था हमारा फिफ्थ मेथड, डिस्टेंट प्लांटिंग मेथड। ओके, नेक्स्ट इज पिट प्लांटिंग। ये बहुत कॉमन मेथड है इंडिया में, पिट प्लांटिंग। ऐसे एक पिट बनाया जाता है जिसमें कि जो 3 सेट बर्ड्स, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 बर्ड सेट रख रखे हैं। ओके, तो इसको हम बोलते हैं पिट प्लांटिंग। दिस मेथड इज वेरी पॉपुलर इन असम एंड आल्सो इन केरला। जो केरला की हिल्स हैं या असम है, उसमें उन स्टेट्स में ये वाला मेथड काफ़ी कॉमन है। पिट्स आर मेड at interspacing of 20 into 30 centimeter in rows along the contour with the row to row distance is 75 सेंटीमीटर। जो रो टू रो डिस्टेंस होता है एक पिट से दूसरे पिट का के बीच में, वो 75 सेंटीमीटर होता है। ओके, जो पिट से पिट का डिस्टेंस होगा वो 20 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर तक हो सकता है और रो टू रो डिस्टेंस जो है इसमें 75 सेंटीमीटर मेंटेन किया जाता है। ऑर्गेनिक मैन्योर इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ पिट्स। इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पहले पिट को जो है खोदा जाता है, उसमें उसके बाद ऑर्गेनिक
मैन्योर इसमें अप्लाई की जाती है और उसके बाद उसमें जो बर्ड्स हैं वो प्लेस की जाती हैं। केन सेट्स आर प्लेस्ड इन द ट्रायंगल इन अ पिट्स एंड कवर्ड विद सॉइल। इस तरीके से ट्रायंगल के रूप में हम लोग जो प्लेस करेंगे सेट्स को, सीड्स को, और उसके बाद जो है सॉइल से कवर कर देते हैं। दिस सिस्टम कैन बी यूज्ड इन रेनफेड एग्रीकल्चर, जहाँ पे जो क्रॉप है वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है, रेनफेड एग्रीकल्चर जहाँ पे होती है, ओके, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, उस एरिया में भी इस मेथड का है ज्यादा यूज किया जाता है। ओके, तो ये था हमारा पिट प्लांटिंग मेथड, सिक्स मेथड ऑफ शुगर केन कल्टीवेशन। सेवन इज स्किप फरो मेथड है। सेवंथ मेथड जो है स्किप फरो। स्किप फरो मतलब, फरो क्या होती है आप लोगों को पता है, ओके, हम फील्ड में फरोज बनाते हैं जैसे। तो इसमें क्या होता है कि जो डिस्टेंस है ना, प्लांट जो रो से रो के बीच में डिस्टेंस है वो ज्यादा होती है, बस सिंपली ये डिफरेंस है इसमें। क्योंकि इसमें हमने वन रो जो है, हमने फील्ड को उसी तरह प्रिपेयर करना है, ओके, फील्ड में उसी तरह रोज जो है वो बनानी है, डिस्टेंस उतनी ही होगी रोज की। लेकिन जो इसमें हम प्लांटिंग करेंगे, एक रो में प्लांटिंग करेंगे, बाद में जो उसके साथ वाली अल्टरनेटिव दोनों साइड रोज को छोड़ देंगे, और बाद में एक अलग जो एक रो छोड़कर नेक्स्ट रो में हम लोग सोइंग करेंगे। ओके, तो इसमें हमने एक फरो जो है वो स्किप करनी होती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन में, जो डिस्टेंस है दो टू रोज के बीच में वो काफी ज्यादा होता है। ओके, इट इज कॉमन इन ओडिशा। ओडिशा में ये कॉमन मेथड है। इट इज हाइब्रिड ऑफ फ्लैट एंड ट्रेंच मेथड। ट्रेंच मेथड और जो फ्लैट मेथड है हमारा, उनसे मिलकर बनाया गया है इसको। ट्रेंचेस आर डग 45 सेंटीमीटर अपार्ट एंड गैप ऑफ 90 सेंटीमीटर इज लेफ्ट आफ्टर ईच टू रोज। जो 45 सेंटीमीटर अपार्ट इनको बनाया जाता है ट्रेंचेस का। जो इनका गैप होता है दो ट्रेंचेस के बीच में, वो 90 सेंटीमीटर का होता है। ओके, जो रो टू रो डिस्टेंस है वो 90 सेंटीमीटर का है। तो ये थे हमारे मेथड्स ऑफ प्लांटिंग। ओके, आफ्टर डिस्कसिंग द मेथड्स ऑफ प्लांटिंग, नेक्स्ट इज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। कौन कौन सी मैन्योर्स हमने अप्लाई करनी है? फर्स्ट जो है हमारी फार्म यार्ड मैन्योर है। फॉर शुगर केन अप्लाई 12.5 टन पर हेक्टेयर ऑफ फार्मयार्ड मैन्योर बिफोर द लास्ट प्लोइंग। जब हमने अपने फील्ड को प्रिपेयर करना है, तो जो फील्ड में हमने मैन्योर्स अप्लाई करनी है, चाहे वो फार्मयार्ड मैन्योर है या पोल्ट्री मैन्योर है या वर्मी कंपोस्ट है, तो वो हमने जो सोइंग है उससे पहले अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि ये डीकम्पोज होने में भी टाइम लगेगा इसको। ओके, तो जब हमने अपना फील्ड प्रिपेयर करते हैं, तो जो लास्ट स्टेप होता है जब हमने फील्ड को फाइनल टच देना होता है सोइंग के लिए, तो लास्ट स्टेप से पहले हम लोग जो है अपनी ऑर्गेनिक मैन्योर के केस में हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, अगर हम लोग फार्म यार्ड मैन्योर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो डोज है, उसका जो रेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 12.5 टन पर हेक्टेयर। एन एवरेज वेल decomposed farmyard manure contains 0.5% नाइट्रोजन। जो वेल रोटन फार्म यार्ड मन्योर है, जो अच्छे से प्रिपेयर की गई फार्म यार्ड मन्योर है, उसमें 0.5% नाइट्रोजन होता है, 0.2% जो फॉस्फोरस होती है P2O5 की फॉर्म में, और 0.5% K2 होती है पोटेशियम। पोटेशियम होती है K2O की फॉर्म में। ओके, अगर हमारी जो फार्मयार्ड मैन्योर है वो अच्छे से प्रिपेयर है, वेल रॉटन फार्मयार्ड मैन्योर है, तो उसमें ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, इतने परसेंट। ओके, वेल रोटन से क्या मीनिंग है? वेल रोटन मतलब कि उसमें जो किसी वीड्स के सीड अवेलेबल नहीं होने चाहिए, सीड्स ना हो, मिक्स ना हुए हो, ताकि जब हम अपने फील्ड में अप्लाई करेंगे फार्म यार्ड मैन्योर,
तो वहां से जो वीड इन्फेस्टेशन है, जो वीड्स जर्मिनेशन है, वो इंक्रीज हो जाती है अगर वीड्स के सीड जो है फार्मयार्ड मैन्योर में हो। तो वेल रॉटन फार्मयार्ड मैन्योर से क्या मतलब है? वेल रॉटन फार्मयार्ड मैन्योर मतलब जो कि पूरी तरह से मैन्योर जो पूरी तरह से फिल्टर हो, जिसमें कि सीड्स ना हो या कोई भी जो जिससे कि डिजीज होने के चांस हो सके, प्लांट में डिजीजेस के चांसेस इंक्रीज हुए, ऐसी मैन्योर जो है वो ना हो। वेल रोटन मतलब अच्छी मैन्योर। When cow dung and urine are mixed, a balanced nutrition is made available for cane. जो काउ डंग है या काउ यूरिन है, वो उसमें अच्छे से मिक्स होता है, तो उससे जो केन है, शुगर केन के जो प्लांट है, उसको जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है सॉइल से जो मिलती है उसको, उसमें इंक्रीज होता है। ओके। तो फार्म यार्ड मैन्योर के बाद जो है ग्रीन मैन्योर। ओके। ग्रीन मैन्योर क्या होता है? So green manure crops like tencha or sunham on one side of the ridges on third or fourth day after planting sugarcane and raise it as an intercrop with sugarcane। इसमें क्या होता है कि जो ग्रीन मैन्योरिंग होती है, ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स जो होती हैं, उसमें क्या होता है कि क्रॉप्स को जो जिसमें कि जैसा कि पल्स क्रॉप है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। ओके। तो उसमें क्या होता है कि हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, क्रॉप का उस ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप का लाइफ टाइम कंप्लीट होने से पहले हम लोग जो है उस क्रॉप को सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं with the help of रोटावेटर या अदर ट्रैक्टर ड्रोन इम्प्लीमेंट्स। उनकी हेल्प से जो क्रॉप है, मतलब जो स्टैंडिंग क्रॉप है ना, उसको हम लोग सॉइल में मिक्स कर देते हैं। उससे क्या होता है कि क्रॉप्स के अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट जो है, नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी जो है, कंसंट्रेशन है नाइट्रोजन की, वो बढ़ जाती है। क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स होती हैं ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स। ओके। तो उससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से वो नाइट्रोजन जब फिक्स करती है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो प्लांट में आ जाती है। तो प्लांट से जब हम उस प्लांट को इनकॉर्पोरेट करेंगे, मिक्स करेंगे सॉइल के साथ, तो जो नाइट्रोजन है वो प्लांट से निकल कर सॉइल में चली जाती है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके। तो ये जो रोल होता है ग्रीन मैन्योरिंग का, जिससे कि सॉइल की हेल्थ इंक्रीज होती है, हेल्थ मेंटेन रहती है, और उसमें केमिकल्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, केमिकल फर्टिलाइजर्स। अगर हम लोग ग्रीन मैन्योरिंग कर रहे हैं, स्पेशली नाइट्रोजन अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती केमिकली। सो इसमें जो क्या होता है कि ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप को हम लोग जैसे डेंचा क्रॉप है या सन हेम्प है, उसको इंटरक्रॉपिंग के जैसे ग्रो करते हैं शुगर केन के बीच। मतलब दो शुगर केन की दो रोज के बीच एक रो किसकी होगी? ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप की। और बाद में क्या होता है कि ये सोइंग कब करनी होती है? थर्ड या फोर्थ डे आफ्टर प्लांटिंग। जब हमने शुगर केन की प्लांटिंग कर दी, उसके 3 या 4 दिन बाद हम लोग सो करेंगे अपनी ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप को। हार्वेस्ट एंड इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेट द इंटरक्रॉप अराउंड 45 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। जो क्रॉप है हमारी ग्रीन ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है, तो उसको हम लोग सॉइल में मिक्स कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब मिक्स करेंगे सॉइल के अंदर 45 डेज आफ्टर, जो ट्रांसप्लांटिंग है या प्लांटिंग है उसके 45 डेज के बाद। ग्रीन मैन्योर एड्स अबाउट 7.5 to 25 tons of green matter per hectare, contributing about 10 to 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। जो ग्रीन मैन्योरिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि इसमें जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन
ऑर्गेनिक मैन्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि जो हम लोग केमिकल्स हैं उनका यूज बिल्कुल नहीं करते, तो नाइट्रोजन हमें किसी और सोर्स से फीड को अप्लाई करनी पड़ती है। तो नाइट्रोजन अप्लाई करने के लिए फील्ड में केमिकल्स का यूज किए बिना ये बाकी के मेथड्स जो हैं, या FYM अप्लाई कर सकते हैं, या ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं, या बायो फर्टिलाइजर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें ये ज्यादा यूज होता है। ओके, क्योंकि इसमें कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, वो इंक्रीज हो जाती है। तो ग्रीन मैन्योरिंग करने से जो एक 1 हेक्टेयर हमारा फील्ड है, उसमें 10 to 30 kg ऑफ नाइट्रोजन हम लोग ऐड कर सकते हैं ग्रीन मैन्योरिंग के हेल्प से। Tancha has around 0.62% nitrogen and Sunhap contains 0.75% nitrogen, 0.12% P2O5 and 0.51% K2O। ओके, तो जो हमारी टेंचा क्रॉप है उसमें जो नाइट्रोजन अवेलेबल होती है और सन हैम्प में ये NPK तीनों अवेलेबल होते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो है ग्रीन मैन्योरिंग करना चाहें तो ग्रीन मैन्योरिंग उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर्स जो कि बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करने में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने में हेल्प करते हैं प्लांट्स को। एप्लीकेशन ऑफ एजोस्पिरिलम गिव्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू द शुगर केन क्रॉप। जो एजोस्पिरिलम है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन अवेलेबल करने में हेल्प करता है शुगर केन की। बाय अप्लाइंग फॉस्फोबैक्टीरिया, क्रॉप कैन गेट अनडिजॉल्व्ड phosphorus फ्रॉम सॉइल विदाउट एनी लॉस। जो फॉस्फोरस है वो सॉइल में अवेलेबल होता है। ओके, सॉइल में जो कंसंट्रेशन है फॉस्फोरस की वो होती है, लेकिन उसको अवेलेबल फॉर्म में, मतलब क्रॉप उसका यूज कर सके, वो उस फॉर्म में नहीं होती। ओके, तो बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करके हम उन जो फॉस्फोरस कंटेंट उसमें सॉइल में है उसको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं प्लांट के लिए। ओके, तो इस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अप्लाई एजोस्पिरिलम 5 kg पर हेक्टेयर और फॉस्फोबैक्टीरिया 5 kg पर हेक्टेयर एंड FYM 500 kg per hectare. Mix it and apply on 30 days after planting along with the furrow and irrigated it। ये बायो फर्टिलाइजर्स हमने FYM के साथ मिक्स करने हैं। FYM हमने 500 kg लेनी है, और 5 kg बाकी के बायो फर्टिलाइजर्स जितने भी हम लोग यूज कर रहे हैं उनकी कंटेंट लेंगे उनका, और उनको मिक्स करेंगे FYM के साथ और अप्लाई करेंगे 30 days आफ्टर प्लांटिंग, प्लांटिंग के 30 days बाद। ओके, और एक बार दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट करेंगे 60 days आफ्टर प्लांटिंग। एक बार 30 days पे और दूसरी बार 60 days से। इससे क्या होगा कि जो ये फर्टिलाइजर्स हैं, बायो फर्टिलाइजर्स जो हैं, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। जो अनअवेलेबल फॉर्म में फॉस्फोरस है सॉइल में, उसको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। डोंट मिक्स द बायो फर्टिलाइजर एंड केमिकल फर्टिलाइजर फॉर एप्लीकेशन। इसको हमने, और जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं इसको हमने ऑर्गेनिक मैन्योर से ही मिक्स करना होता है, केमिकल फर्टिलाइजर से इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। अप्लाई बायो फर्टिलाइजर्स एज 10 to 15 days बिफोर और आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर अगर हमने अप्लाई करने हैं तो बायो फर्टिलाइजर जो है वो 10 से 15 दिन पहले या 10 से 15 दिन बाद हमने अप्लाई करने हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ इनको अप्लाई नहीं करना, क्योंकि केमिकल्स जो है इनका एडवर्स इफेक्ट होता है बायो फर्टिलाइजर्स पर। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या क्या रोल होता है शुगर केन में? डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन शोज
पेलनेस ऑफ फॉलिएज एंड अर्ली लीफ सेंस थिनर। जो लीव्स होते हैं उनकी जो वो थिन हो जाते हैं, जो फॉलिएज है वो येलोइश होना स्टार्ट कर देती है अगर डेफिशिएंसी है नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन मेक्स शॉर्टर स्टॉक्स लॉन्गर बट रूट्स बिकम थिनर। जो स्टॉक्स होती हैं, जो स्टेम है, उनको तो जो उनकी लेंथ है उसको तो इंक्रीज कर देती है नाइट्रोजन अगर फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं तो, लेकिन जो रूट्स होती हैं ना उनको वो कमजोर हो जाती हैं, वो थिनर हो जाती है, थिन हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं जो रूट्स होती हैं प्लांट की। एक्सेस नाइट्रोजन prolongs वेजिटेटिव ग्रोथ, डिलेस मैच्योरिटी एंड राइपनिंग। जो अगर हमने ज्यादा नाइट्रोजन अप्लाई की है तो उससे जो वेजिटेटिव ग्रोथ है ना, वो पीरियड है उसका वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब प्लांट जो है ग्रोथ ही करता जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो प्लांट की जो मेच्योरिटी है, जो क्रॉप की मेच्योरिटी है, वो बाद में आएगी, वो डिले हो सकती है, और जो उसकी पकने की प्रोसेस है वो भी लेट होगी। ओके, तो ये जो है इफेक्ट होता है अगर ज्यादा नाइट्रोजन अप्लाई कर रहे हैं तो। Excess nitrogen also lowers juice quality, susceptible to lodging and pest and disease incidence। जब हम नाइट्रोजन अप्लाई ज्यादा करते हैं तो डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट का अटैक जो है प्लांट में वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके साथ साथ जो जूस की क्वालिटी होती है प्लांट में वो भी कम हो जाती है। और जैसा कि नाइट्रोजन से ग्रोथ ज्यादा हो जाती है प्लांट की, है ना, जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हाइट इंक्रीज हो रही है तो उससे जो क्रॉप की लॉजिंग होने के चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये इफेक्ट्स हैं अगर ज्यादा नाइट्रोजन अप्लाई कर रहे हैं प्लांट में तो। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। Phosphorus requirement is less than nitrogen and potassium. It required for adequate tillering। जो फॉस्फोरस है उसकी रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन और पोटेशियम के कंपैरेटिव कम होती है। ओके, कम डोज अप्लाई करनी चाहिए नाइट्रोजन और पोटेशियम से कंपेयर करें तो। अगर इट रिक्वायर्ड फॉर एडिक्वेट टिलरिंग, जो टिलरिंग है वो 100% हो सके प्लांट में, उसके लिए फॉस्फोरस एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ओके, इट इंटरेक्ट्स विद नाइट्रोजन एंड दस इनहांस राइपनिंग। ये फॉस्फोरस जो है अगर नाइट्रोजन ज्यादा है प्लांट में तो ये इंटरेक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ और राइपनिंग की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करता है। फॉस्फोरस डेफिशिएंसी लीड्स टू रिड्यूस टिलरिंग। टिलरिंग जो होती है वो कम हो जाती है जिससे कि यील्ड कम होगी। डिले इन कैनोपी डेवलपमेंट, कैनोपी डेवलपमेंट में डिले हो सकता है। अफेक्ट स्टॉक एलोंगेशन, जो स्टॉक्स है उसकी एलोंगेशन पे इसका इफेक्ट पड़ता है। लेस प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी एंड टिलरिंग स्टॉक्स एंड लीफ कलर अपीयर वायलेट ग्रीन। इसकी डेफिशिएंसी से जो लीफ का कलर होता है वो वायलेट ग्रीन हो जाता है। ओके, वायलेट ग्रीन हो जाता है। उससे हम लोग देख सकते हैं, इजिली कंफर्म कर सकते हैं कि प्लांट में जो है वो फास्फोरस की डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम इज एसेंशियल फॉर कार्बन असिमिलेशन, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन की असिमिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और कार्बोहाइड्रेट्स की ट्रांसलोकेशन करता है। इट इन्वॉल्व्स इन वेरियस एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट फॉर शुगर सिंथेसिस, शुगर सिंथेसिस में हेल्प करता है। मेंटेन सेल टर्जिटी एंड मॉइस्चर स्ट्रेस। जो मॉइस्चर स्ट्रेस होती है जब प्लांट्स फोल्ड होते हैं, जब प्लांट्स पूरे खुलते हैं, तो वो जो प्रेशर के कारण होता है, टर्गर प्रेशर, उसको ये मेंटेन रखता है। डेवलप रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिजीज एंड लॉजिंग। जो लॉजिंग से क्रॉप डैमेज हो सकती है उसमें ये हेल्प करता है लॉजिंग से बचाने में।
डिजीज और पेस्ट के अगेंस्ट क्रॉप प्लांट में जो रेजिस्टेंट होता है उसको डेवलप करता है। बैलेंस द इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, और जो लास्ट में जो इम्पोर्टेंट रोल है इसका, जो इफेक्ट होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस का, उसको बैलेंस करता है। नेक्स्ट इज टाइम एंड मेथड ऑफ एप्लीकेशन। Nitrogen requirement is maximum at tillering, early grand growth period from 1 to 6 month। जो नाइट्रोजन है उसकी रिक्वायरमेंट अर्ली डेज जो है, अर्ली डेज मतलब स्टार्टिंग के टाइम जब ग्रोथ होती है प्लांट में तब ज्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन ग्रोथ के लिए ही यूज किया जाता है। ओके, तो स्टार्टिंग के टाइम 1 से लेकर 6 मंथ तक नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट इसमें ज्यादा होती है। Late application of nitrogen beyond 120 days reduce the juice quality and formation of water shoots। जो जब लेट एप्लीकेशन दिया जाता है नाइट्रोजन का 120 डेज के बाद में, तो उससे जो जूस की क्वालिटी है वो कम होती है। ओके, जो वाटर शूट्स बनती हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर शूट्स, वो भी इससे इफेक्ट होती हैं। Application should be given at 30, 60 and 19 days आफ्टर प्लांटिंग। जो प्लांटिंग के बाद 30 दिन बाद, और 60 डेज आफ्टर प्लांटिंग, और 90 डेज आफ्टर प्लांटिंग हमने जो एप्लीकेशन है नाइट्रोजन की वो देनी है फील्ड में। पोटेशियम एप्लीकेशन नॉर्मली डन अलोंग विद नाइट्रोजन application because of better utilization of nitrogen in the presence of potassium। जो पोटेशियम की एप्लीकेशन है वो नाइट्रोजन की एप्लीकेशन देने के साथ ही अप्लाई करते हैं, ताकि जो पोटेशियम की प्रेजेंस में नाइट्रोजन की यूटिलाइजेशन है वो अच्छी हो सके। देयरफॉर पोटेशियम इज अप्लाइड एट 45 और 90 डेज आफ्टर सोइंग। तो पोटेशियम जो है वो 45 डेज आफ्टर प्लांटिंग और आफ्टर सोइंग बोल सकते हैं अप्लाई किया जाता है, और सेकंड जो इसकी डोज है 90 डेज। Late application of potassium at 6 month under drought situation improve sugar recovery। कई बार जो ड्रॉट कंडीशंस होती हैं तो उसमें जो शुगर कंटेंट है वो कम हो जाता है। ओके, जूस की क्वालिटी कम हो जाती है। ओके, तो उस केस में अगर 6 मंथ के बाद हम लोग पोटेशियम अप्लाई कर रहे हैं तो उससे शुगर रिकवरी में, प्लांट में शुगर रिकवरी में हेल्प होती है। Nitrogen and potassium fertilizers are given in split doses applied in bands or either side of row। जो नाइट्रोजन और पोटेशियम है इसको एक बार फील्ड में नहीं अप्लाई करते, एक बार क्रॉप को नहीं अप्लाई करते, इनको स्प्लिट डोजेस में अप्लाई किया जाता है। मतलब 1/3 स्टार्टिंग के टाइम 30 डेज आफ्टर प्लांटिंग, 1/3 जो है 60 डेज आफ्टर प्लांटिंग। अगर 3 एप्लीकेशन दे रहे हैं तो वो 1/3 90 डेज आफ्टर प्लांटिंग। ओके, तो एक साथ अप्लाई नहीं करते, इनकी डोजेस को स्प्लिट डोजेस में अप्लाई किया जाता है। फॉलियर न्यूट्रिशन ऑफ यूरिया एट द रेट 1 to 2.5% and potassium at the rate 2.5% under moisture stress is useful to improve yield and quality। जो अगर मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशंस हैं, मतलब वाटर अवेलेबिलिटी कम है, तो फॉलियर एप्लीकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं यूरिया की और पोटेशियम की, जिससे कि पानी के साथ साथ हम लोग फर्टिलाइजर भी अप्लाई कर सकते हैं, कर रहे हैं प्लांट को, तो उससे मॉइस्चर स्ट्रेस भी कम होंगी और उससे जो है प्लांट को फर्टिलाइजर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस अप्लाइड बेसिकली इन फरो बॉटम। जो फॉस्फोरस है वो फरोज के बॉटम में अप्लाई किया जाता है। ओके, एक तो रिजेस मतलब अपर पोर्शन है, अपर एरिया। तो जो फॉस्फोरस जो है जब भी हमने अप्लाई करना है तो प्लांट के या रोज के बॉटम में अप्लाई करना चाहिए। ओके, thank you everyone, I hope you get each and everything whatever we have discussed in the class।